Jai Hind to all my dear students. Welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start one of the most important topic of chemistry for CDS and NDA purpose. That is matter and its nature. So let's begin. देखें हम लोग मैटर एंड इट्स नेचर में क्या क्या स्टडी करेंगे। मैटर में तो जैसे कितने टाइप का मैटर एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसकी स्टडी करेंगे। अगर हम मैटर के एग्जिस्टेंस की बात करें तो जनरली जो हम लोग देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ मैटर का एग्जिस्टेंस है। एक तो हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, दूसरा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तीसरा गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा भी मैटर और भी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, अदर स्टेट्स भी है उनके। लेकिन जनरली जो आपसे जो 4 ऑप्शन दिया जाता है, उन 4 ऑप्शन में 3 टाइप्स ऑफ मैटर की बात की जाती है। 3 ऑप्शन रहता है, 2 रहता है, 1 रहता है, अदर भी। लेकिन अगर 4 ऑप्शन का है कि 4 स्टेज, चौथा ऑप्शन जो दिया जाएगा, चौथा ऑप्शन अगर 4 वहाँ पर मेंशन है, तब हम लोग 3 मैटर के जो 3 एग्जिस्टेंस है तब इसको टिक नहीं करेंगे। तब हम लोग टिक करेंगे जो मैटर के 4 ऑप्शन जो रहेगा, 4th ऑप्शन या 3rd ऑप्शन, जो भी 4 नंबर का जो ऑप्शन हो उसको करेक्ट करेंगे। क्योंकि जो चौथी स्टेट प्लाज्मा स्टेट है, मैटर की 4th स्टेट्स वो प्लाज्मा स्टेट है। ये ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हाई टेम्परेचर रखते हैं उस पर पाया जाता है, या कह लो जहाँ भी हाई टेम्परेचर है स्टार्स पे, वहाँ पे ये एग्जिस्टेंस पाया जाता है। तो हम लोग लेकिन 3 स्टेट जो स्टडी करेंगे ये ओनली 3 स्टेट की करेंगे। आप ये जरूर जानते रहिए कि 4 स्टेट्स ऑफ मैटर का एग्जिस्टेंस जानते रहिए। और जनरली जो हम लोग जब बात करते हैं आपस में 3 स्टेट्स की बात करते हैं, केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। लेकिन 4 ऑप्शन अगर 4th ऑप्शन में या 3rd ऑप्शन में या 2nd में 4 लिखा है तब 4 आप टिक करोगे, तब 3 नहीं टिक करोगे। तो अब ये चीज़ आप समझे कैसे सॉलिड होता है, कैसे लिक्विड होता है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स कैसे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज करें कि 2 मॉलिक्यूल है, उनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब उसमें जो आकर्षण क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में बहुत पास हो जाएंगे, और पास हो जाएंगे तो ऐसे सॉलिडिफिकेशन आ जाता है, उसमें वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैक्सिमम हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो तो मैटर क्या होगा, सॉलिड होगा। मैटर कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो तो गैसियस स्टेट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले तो ये पॉइंट आप नोट कर लें, तब इस पर आए कि मैटर मैटर एग्जिस्ट in 3 states, mainly solid, liquid, थर्ड जो है गैसियस स्टेट है, गैसेस के रूप में। और फोर्थ भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है, प्लाज्मा स्टेट।
ये आपको ये भी याद रखना है, लेकिन 3 स्टेट जरूर आप जाने, क्योंकि 3 के बारे में हम लोग जो स्टडी करेंगे ओनली 3 स्टेट्स की स्टडी करेंगे, 4th की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देखें सॉलिड स्टेट कैसे बनता है। इफ फर्स्ट सॉलिड स्टेट के लिए, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जो सॉलिड स्टेट का मतलब ठोस अवस्था में जो उस पदार्थ रहता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण फोर्स, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, बिटवीन, एक बार मैं लिख देता हूं जिससे जब भी आए आप ऐसे लिखो तो बिटवीन समझेंगे। व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स etc. is maximum, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो ये सॉलिड स्टेट, मैटर की सॉलिड स्टेट हो। सेकेंड में देखें लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, तो इसमें आप देखेंगे when force of attraction between atoms in molecule, atoms, molecules etc. is moderate हो, मतलब मध्य का हो, बहुत ज्यादा ना हो बहुत कम ना हो। अगर ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण फोर्स बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, तो जो मैटर की स्टेट होगी वो लिक्विड स्टेट होगी, द्रवीय अवस्था होगी, द्रव के रूप में पाया जाएगा। ये हमें ध्यान देना है। और थर्ड केस देखें आप, गैसियस स्टेट, थर्ड अवस्था गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। जब मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम पाया जाएगा, और वहां पर जैसे दो मॉलिक्यूल है, दो एटम है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया। अगर बहुत कम हो जाएगा तो ये गैसियस स्टेट में हो जाएगा, गैस के फॉर्म में हो जाएगा कि मॉलिक्यूल या एटम बहुत दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आकर्षण फोर्स है एटम के बीच या मॉलिक्यूल के बीच बहुत कम है, तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर लाई करेंगे, और दूर दूर लाई करेंगे तो गैस की अवस्था हो जाएगी। तो ऐसे यहां पर देखें, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between atoms, molecules
etc. is minimum. अगर मिनिमम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो गैसियस अवस्था में रहेगा। अब इसमें कुछ पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज को आप समझ लें। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये आया भी है क्वेश्चन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच मैक्सिमम था। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच मैक्सिमम है तो कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैसियस होगी। तो आपको क्लियर है कि ये सॉलिड स्टेट हो जाएगा ऐसे केस में। अगर यही क्वेश्चन मिनिमम पर देता तो आप गैसियस स्टेट को लगा देते, गैसियस स्टेट ये मिनिमम पर, और मैक्सिमम पर सॉलिड स्टेट। अगर कह दे कि जो फोर्स लग रहा है आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच वो बहुत कम लग रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लग रहा है, बहुत कम भी नहीं लग रहा है, उस अवस्था में जो है लिक्विड स्टेट हो जाएगा। तो ये आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें इन तीनों के बारे में, उस पर भी क्वेश्चन कभी भी आपसे पुटअप किया जा सकता है, उसको भी आप याद रखें। जरा इस चीज़ को इमेजिन, सेल्फ से इमेजिन भी करें तो ये बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा अगर सेल्फ इसके बारे में थिंक करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में क्वेश्चन के। जरा देखें, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है मॉलिक्यूल के बीच, एटम के बीच, आकर्षण बल बहुत कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो आपस में फ्री होंगे, मूव करने के लिए फ्री होंगे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो पास होंगे और मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है तो मॉलिक्यूल मूव करने के लिए, चलने के लिए फ्री रहता है, इधर उधर गति कर सकता है। तो अब जैसे सॉलिड में देखो गति नहीं करता मॉलिक्यूल, एटम्स या मॉलिक्यूल्स ये गति नहीं करते सॉलिड में, लेकिन गैस और लिक्विड में देखो गति करते हैं। गैस में, लिक्विड में भी गति करता है। किसी लिक्विड को अगर किसी स्थान पे डाल दो तो मूव करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से अगर गैस को कहीं पर भी आप सपोज करो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस को लें और जो है कहीं पर रिलीज करें तो देखो वो क्या करता, मूव करने लगता है इधर उधर। तो गैसियस पार्टिकल मूव करता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल होता है वो नहीं हो, मतलब बहुत कम होता है, इसलिए जो है वो मूव करता है। जो मूव करेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे किस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम का मतलब कौन सी स्टेट हो गई? गैसियस अवस्था हो गई, गैस की अवस्था हो गई। तो इसमें जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का वो मैक्सिमम होगा, इट मीन काइनेटिक एनर्जी उसकी सबसे अधिक होगी। तो पूछा जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा किस में पाई जाएगी इन तीनों में? तो आप ये याद रखना कि गैस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम काइनेटिक एनर्जी जो होगी सॉलिड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ये पॉइंट भी आप यहीं पर नोट कर लें, एक एक लाइन जहाँ पर आपने नोट किया हो इसको कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम गतिज ऊर्जा या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पर लिखे हो वहीं पर ब्रैकेट में इतनी बात लिख सकते हो आप, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इससे आपका पेपर वर्क भी बहुत कम होगा, थोड़े में लिख लोगे। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, minimum kinetic energy when force of attraction of atom molecule is maximum, तो यहाँ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। और लिक्विड वाले में जो है काइनेटिक एनर्जी सेकेंड नंबर, सबसे मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। और लिक्विड के केस में लिख लें कि काइनेटिक एनर्जी सेकेंड नंबर पर होगी और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी
यहाँ पर देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है कहाँ पर, गैसियस स्टेट में। यहाँ पर लिख लें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। गैसियस स्टेट में लिखें अधिकतम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है गैसियस स्टेट की। ये बात क्लियर। और मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, इसके बाद हम लोग एक पॉइंट जिसमें जब गैसियस मॉलिक्यूल की बात किए, लिक्विड की भी बात किए या सॉलिड की, तो उसमें इवापोरेशन की बात हम लोग करेंगे। इवापोरेशन क्या चीज़ है, कैसे इवापोरेट होता है, या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण ही इवापोरेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा उनके बीच की मॉलिक्यूल के एनर्जी हो जाती है जिससे वो इवापोरेट करते हैं। इवापोरेट का मतलब वाष्पन होता है उनका। तो वाष्पन कैसे होता है ये सब का डिस्कशन हम लोग अब करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर जो है ये इंटर कन्वर्टिबल है। स्टेट ऑफ मैटर और इंटर कन्वर्टिबल। अब इसका मीनिंग समझो कि स्टेट ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टिबल है। कहने का मतलब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, या गैस सॉलिड में, गैस लिक्विड में एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज, जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो, जैसे सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड को ले लो पहले। लिक्विड हम लोग वाटर जो देखते हैं जनरली, जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसकी बात करें जिससे कि आपको क्लियर कट समझ में आए। जल, वाटर की बात करें, जल की बात करें, लिक्विड है एक, वाटर एक लिक्विड है। वाटर का हम लोग गैसियस फॉर्म भी जानते हैं, गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में जब रहता तो एक स्पेशल नाम दिया जाता है वाटर के लिए। इसके गैसियस फॉर्म को वेपर कहा जाएगा, वेपर, वाष्प कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर गैसियस फॉर्म को वाष्प लिख रहे हैं, वेपर लिख रहे हैं कि वेपर फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म है इसका। और यदि गैस और वेपर में डिफरेंस है, इसको वेपर ही लिखो। और लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। आइस, सॉलिड फॉर्म इसका आइस है, तो आइस लिखते हैं एक बार। ये सॉलिड फॉर्म और ये गैस फॉर्म है इसका। तो अब देखो तीनों स्टेट में ये एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही सब्सटेंस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तीनों के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, किस दशा में तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। जैसे हम कहें कि वाटर है, वाटर का अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर दें, 0 डिग्री सेल्सियस कर दें, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो जैसे आप टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस पे कभी कभी ये भी पूछ लेता है, आइस पे प्रेशर, प्रेशर को अगर हम कह रहे हैं कि प्रेशर को अगर इंक्रीज कर दें आइस पर तो लिक्विफाई होने लगता है। और अब यहाँ पर देखें, वाटर से वेपर का बनना,
ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या करने लगता है, बॉईल करने लगता है। ये क्लियर है सभी को। जब बॉईल करेगा तो क्या बनता है, वेपर बनता है, वाष्प बनती है। तो अब वाटर जो जल है ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये वाष्प में बदल गया। और फिर जो है ये देखो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस में किया तो वाटर अब बर्फ में बदल गया, आइस में बदल गया। अब यही दूसरा मतलब एस्पेक्ट लेते हैं, आइस से वाटर बनाना है तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने लगोगे ये वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, और जब ये 100 के आसपास पहुंचने लगेगा तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर का इसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लगो, टेम्परेचर डिक्रीज करने लगोगे या प्रेशर बहुत ज़्यादा इस पे बढ़ाओगे, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। टेम्परेचर हम रिड्यूस करेंगे तो टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर को कम करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि स्टेट ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में बदला जा सकता है स्टेट को बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग सॉलिड को गैस में, गैस को लिक्विड में ऐसा चेंज ला सकते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल मतलब एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो ये बात आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप ध्यान रखना। एक सेकेंड थिंग्स देखें, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज सॉलिड स्टेट टू लिक्विड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि मेल्टिंग जो होता है, जब सॉलिड को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको एक नाम देते हैं फ्यूजन स्टेट। फ्यूज करना, फ्यूजन किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन फ्यूजन। तो फ्यूजन कहते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि सॉलिड से, सॉलिड का टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट करता है, लिक्विड में बदलता है, इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड कन्वर्ट इनटू, ये सॉलिड मेल्ट करता है, मेल्ट, सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। दिस फेनोमेना इज नोन एज, इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि फ्यूजन अगर आ जाए तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ठोस को द्रव में बदल जाता है, उसके मेल्ट करने पर, उसको गलाने पर, गलनांक पर वो मेल्ट कर जाता है, उसके गलन प्रोसेस पर सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठोस द्रव में बदल जाता है उसके गलनांक पर। तो इस फेनोमेना को फ्यूजन कहते हैं, इसको फ्यूजन संलयन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इवापोरेशन का एक सरफेस फेनोमेना। इवापोरेशन हम लोग जानते हैं सरफेस फेनोमेना है, ये भी पूछा जाता है कि इवापोरेशन क्या है। तो इवापोरेशन इज सरफेस फेनोमेना। पहला तो क्वेश्चन यही से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरफेस फेनोमेना है, ये पूछा जाता है कि इवापोरेशन जो है, वाष्पन जो वेपराइजेशन, इवापोरेशन, वाष्पन जो होता है,
ये कैसा फिनोमेना है, तो आपको बताना है ये सरफेस फिनोमेना है, ये जो है पृष्ठीय प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पहले तो सरफेस फिनोमेना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर ये कैसे होता है इस चीज को समझे। इसमें क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच जैसे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब ये मॉलिक्यूल, या ऐसे समझ लो जैसे आप दो फ्रेंड हो, दोनों फ्रेंड के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, गुड फ्रेंडशिप है, एक दूसरे को खूब अच्छा समझते हैं। तो उस फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा चाहता है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाए, तो उसको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा। अगर अब आपका कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो उसको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा। एक को कहेगा कि वो तुम्हारे माँ को गाली दे रहा, तुम्हारे बहन को गाली दे रहा, फिर दूसरे से जाके वही चीजें कहेगा कि ये ऐसे तुम्हें माँ बहन गाली दे रहा था, या मतलब बहुत सी चीजें करेगा, बहुत एनर्जी लगाएगा, तब आपकी शायद फ्रेंडशिप टूटे। तो बहुत एनर्जी की जरूरत होती है जहाँ पर बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर लिक्विड में मॉलिक्यूल आपस में क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट जुड़े हुए हैं आपस में। अब इनको ब्रेक करने के लिए सॉलिड में, जैसे सॉलिड को ब्रेक करना हो, सॉलिड मॉलिक्यूल को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इवापोरेशन फिनोमेना थोड़ा सा उससे कम, और गैस मॉलिक्यूल को बहुत कम एनर्जी की जरूरत हो, खुद ही मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। तो अब देखें लिक्विड में, लिक्विड फिनोमेना है क्योंकि इवापोरेशन, तो अब देखें यहाँ पर थोड़ी सी जब एनर्जी देंगे, एनर्जी ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत है, लेकिन कितनी ज़्यादा का मतलब हो सकता है, अगर मैं कम कहूँ तो उसका क्या मीनिंग है, या ज़्यादा कहूँ तो क्या मीनिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मॉलिक्यूल है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उससे ज़्यादा एनर्जी जब मिलेगी तब वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे, तब वो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तब वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तब इवापोरेशन प्रोसेस होता है। तो जो एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी होती है, जो उसको मिलने वाली एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स को, वह जो है ओवरकम कर जाती है, ओवरकम कर जाती है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल और एटम्स। तो वो क्या करेगा, वाष्पित हो जाता है, तब ये वाष्पन की प्रोसेस होती है, तब वो इवापोरेशन की प्रोसेस होती है। तो ये जरूर याद रखना कि यहाँ पर सरफेस फिनोमेना है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये कि व्हेन प्रोवाइडेड एनर्जी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between atoms or molecules etc. इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच है उससे ज्यादा होगा तो इवापोरेशन काज करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, ये भी आपको याद रखना है कि किस कंडीशन में इवापोरेशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इवापोरेटिंग। ये भी आप जानते हैं, देखो इवापोरेटिंग से कूलिंग होता है। कूलिंग कैसे आता है इवापोरेटिंग, आप ऐसे देखते होंगे जैसे आपकी स्टूडेंट लाइफ है, सपोज आप बाहर से इस सिटी में आए हैं और एनडीए या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट के पास फ्रिज हो, तो गर्मी का सीज़न अभी जस्ट गया है, बारिश का सीज़न आ गया, लेकिन गर्मी के सीज़न में वो ठंडा पानी पीने के लिए क्या करते हैं, घड़े वगैरह लाते हैं। घड़े में कौन सा प्रोसेस, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है आपसे कि मतलब घड़े में जब पानी भरते हैं तो ठंडा कैसे होता है। तो ड्यू टू इवापोरेशन होता है वहाँ पर इवापोरेशन के थ्रू क्या होता है, कूल होता है। तो ये भी हमें जानना है कि इवापोरेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो इवापोरेशन का इफेक्ट है कूलिंग। तो कूलिंग भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी तीसरा चौथा जो भी पॉइंट हो बाय इवापोरेशन। कूलिंग is a result of cooling is the result of evaporation
इवापोरेशन जो है कूलिंग इवापोरेशन का रिजल्ट है, या इवापोरेशन का रिजल्ट कूलिंग है। कूलिंग जो होती है, पानी ठंडा जो होता है, या इवापोरेशन के बाद, वाष्पन के बाद क्या होगा, कूल हो जाए कोई चीज़। जहाँ इवापोरेशन होगा वहाँ कूलिंग होगी, वहाँ ठंडा होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है इवापोरेशन से रिलेटेड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा देखें आप। रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन या वाष्पन की दर। वाष्पन की दर किस पे निर्भर करता है, इस चीज को देखना है। वाष्पन की दर की बात अगर हम करें तो हमेशा है, देखो वाष्पन कैसे, आप सेल्फ से थिंक करो, बिल्कुल इजीली आप इसको थिंक कर सकते हैं। इसके कई एस्पेक्ट लेकर, मतलब कई कंडीशन, कई दशा में आप थिंक कर सकते हैं कि कई दशाएं हो सकती हैं वाष्पन की। वाष्पन कब कब होगा, इवापोरेशन कब होगा, जरा थिंक करें। एक तो जिसमें जिस पॉट में लिक्विड लें, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा एरिया से मॉलिक्यूल इवापोरेट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एटमॉस्फेयर में, वातावरण में अगर जिस पॉट को रखें वह उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, जिस पॉट में लिक्विड को रखें, जिस पॉट में जल को रखें, जो भी है लिक्विड फेज में, तो उसको अगर हम रखते हैं जिस पॉट में, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट को भी बिल्कुल याद रखना कि एक्सपोज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक्सपोज इन सरफेस एरिया, surface area exposed in atmosphere एटमॉस्फेयर में अगर सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज करोगे तो ज़्यादा एवापोरेशन होगा। दूसरा पॉइंट जरा थिंक करो अपनी तरफ से, और कैसे एवापोरेशन बढ़ जाता है। जैसे आप घड़े की बात किया था मैंने कि घड़े में पानी अगर डालो तो ठंडा होता है ड्यू टू एवापोरेशन। मैं कह रहा हूँ कि जिस समय जैसे हवा चल रही हो, जहाँ हवा चल रही हो गर्मी के सीजन में, अगर वहाँ घड़े को रख दें तो और जल्दी कूलिंग होती है। तो विंड वेलोसिटी जो होती है, विंड की जो स्पीड होती है, वो भी कूलिंग रेट ऑफ इवापोरेशन को इंक्रीज कर देता है, इसलिए कूलिंग जल्दी हो जाती है। रेट ऑफ इवापोरेशन, कोई पूछ सकता है ना कि घड़े को अगर घड़े में पानी रखकर जहाँ हवा ज़्यादा चल रही वहाँ एक घड़े को रख दे, एक जहाँ हवा कम चल रही है, दोनों सेम चीज़ से बने हैं, सेम मैटर से घड़ा बना है, सेम साइज का है, सेम साइज का उसका माउथ है, सब कुछ सेम रखते हुए उसमें वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला गया। उसके बाद एक घड़े को मान लो जहाँ पर एयर का विंड फ्लो है, जहाँ पर वायु बह रही है वहाँ रखा जाए, और एक को जो है जहाँ पर एयर बिल्कुल फ्लो ना हो रहा हो, जहाँ पर हवा नहीं बह रही है वहाँ रखा जाए। तो किसका पानी पहले ठंडा होगा? तो जहाँ पर विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? कोई कहेगा क्यों ऐसा होता है? तो जहाँ विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ वायु का वहाँ प्रवाह ज़्यादा होगा, वहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा होगा। जहाँ इवापोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ कूलिंग जल्दी होती है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें कि एक तो सरफेस एरिया एक्सपोज इन एटमॉस्फेयर, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज करेंगे उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। दूसरा जो है विंड वेलोसिटी की बात किया है मैंने, विंड वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन को बढ़ा देता है विंड वेलोसिटी जो है। थर्ड देखो ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करेगी। ह्यूमिडिटी अब बारिश के सीजन में ह्यूमिड रहता है एटमॉस्फेयर,
तो अब अगर हम घड़े में पानी भर के रखें तो क्या मतलब जल्दी कूलिंग होगी क्या? रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा। तो ये रेट ऑफ इवापोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। तो इसमें ये लिख लेना कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो सरफेस एरिया एक्सपोज इन एटमॉस्फेयर, विंड वेलोसिटी, जैसा बताया कि विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो जल्दी इवापोरेशन होगा, और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, या रेट ऑफ इवापोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, ऐसे लिख लें। रेट ऑफ evaporation inversely proportional to humidity। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन कम होगा, मीन्स कूलिंग कम होगी। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन, तो इस पे जिस प्रकार से क्वेश्चन बने उसको आप देखना और इसको करना, इस चीज़ को। टेम्परेचर का भी क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ को देखना। टेम्परेचर, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से CDS में, NDA में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है इस चैप्टर से। तो ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।